ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। इसका अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं, जो पढ़ चुके हैं थोड़ा उसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा दो टाइप का होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अगर sin थीटा और sin अल्फा हुआ तो थीटा का वैल्यू अल्फा या पाई माइनस अल्फा होता है, और cos थीटा और cos अल्फा हुआ तो थीटा का वैल्यू अल्फा या फिर 2 पाई माइनस अल्फा होता है, और अगर tan थीटा का वैल्यू tan अल्फा हुआ तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या आता है, अल्फा और पाई प्लस अल्फा। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया जो कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक है। फिर हम स्पेशल केस लिख लेते हैं। अभी जनरल सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं कि अगर sin थीटा का वैल्यू 0 हुआ तो थीटा n पाई हो जाएगा, 1 हुआ तो 4n + 1 * पाई/2 हो जाएगा, और sin थीटा और -1 हो तो 4 - 1 * पाई/2 हो जाएगा, जहां पे कि n बिलोंग टू z है। अगर cos थीटा का बात करेंगे तो cos थीटा 0 होने से थीटा 2n + 1 * पाई/2, इसको हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 भी बोलते हैं। cos थीटा 1 होता है 2n पाई के लिए, और cos थीटा -1 होता है 2n + 1 * पाई के लिए। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वो हो गया हमारा -1, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई वो हो गया हमारा +1। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारा अगर cos थीटा +-1 दोनों होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, थीटा n पाई। थीटा क्या हो जाता है, n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो मतलब अगर हम पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे सारे चीज लेते हैं तो उसमें हमारा cos थीटा का वैल्यू आता है क्या, 1 या फिर -1। इवन पाई में +1 और पाई में -1। फिर आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, sin थीटा और sin अल्फा होने से, मतलब इन जनरल केस। वो तो स्पेशल केस हो गया कुछ, अभी जनरल लेते हैं। sin थीटा और sin अल्फा होता है तो थीटा का वैल्यू n पाई + -1 * अल्फा, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -90 से +90 के अंदर होना चाहिए। ऐसे ही cos थीटा के लिए हमारा हो गया, और tan थीटा के लिए हमारा हो गया, ठीक है। ये तो दिया गया है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना। और एक दो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे में पहुंचेंगे, तो उसके बाद खत्म करेंगे टॉपिक को, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, sin3x + cos3x = 1। तो हमारा sin3x + cos3x = 1, सॉरी 0। ऐसे तो हम sin x + cos x = 0 देख चुके हैं। sin x - cos x = 0 देख चुके हैं। अभी क्यूब में है, पावर ऑड पावर है, तो कैसे करेंगे इसको। तो sin3x - cos3x हो गया। अगर मैं ला के डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा tan3x कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1 हो गया। और हमको पता है कि अगर ऑड पावर है तो उसका क्यूब रूट लेते समय वही एक ही वैल्यू आता है वहां पे, अगर हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट यू आर गेटिंग, tan x -1। जब ये -1 हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं tan of -π/4। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर नेगेटिव वैल्यू आता है, किसका केस में बताओ, साइन का केस में और tan का केस में, तो हमको क्या करना है, उसका पॉजिटिव के लिए कौन सा एंगल है देख लेना है, और उसके बाद क्या है, उसके सामने में एक को माइनस बैठा देना है, तो हमारा नेगेटिव एंगल भी वो निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या, फिर n पाई + -π/4 या फिर n पाई -π/4 हम बोल सकते हैं, जिसमें कि n बिलोंग्स टू z हो गया। आई होप सारे को समझ में आ गया सवाल, यस और नो। चलो अगला सवाल देखो, इसको हम कैसे करेंगे। sin 2x - 2 cos2x = 0। So let us see how we will do this। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको हम फैक्टराइज करके करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस जो भी होता है वो रहने देते हैं, उसको इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर इसको प्रोडक्ट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले sin 2x को ब्रेक कर देते हैं। नॉर्मली हम करते हो ऐसे ही है,
अगर सारी चीज x में है तो हम x में रखते हैं, 2x में है तो 2x रखते हैं। अगर फॉर्मूला कुछ नहीं आता है तो अगर फॉर्मूला और में आ जाएगा तो फॉर्मूला में डाल देंगे। फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ आई डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग विद दीस थिंग्स, सो आई विल डू समथिंग सो दैट हमारा कुछ फैक्टराइजेशन का मेथड में आ जाए। तो केस में हम लोग क्या करते हैं, सारे को एग्जैक्टली एक ही फॉर्म में लाते हैं। ये x है तो मैं सारे को x में लेके आ जाऊंगा। x पे लेने से आने से हो सकता है हमारे लिए कुछ फायदा हो जाएगा। तो sin 2x का फॉर्मूला अगर इन टर्म्स ऑफ x लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x माइनस ये हो गया हमारा 2 cos square x is equal to 0। तो अगर मैं 2 sin x कॉमन ले लूं, सॉरी 2 cos x इसमें से कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा sin x माइनस ये हो गया हमारा cos x is equal to 0। तो 2 cos x into sin x minus cos x is equal to 0 हो गया। अब ये into का फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर को 0 करेंगे, दूसरा फैक्टर को 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे। If 2 cos x is equal to 0 implies cos x is equal to 0, ये हमारा cos x का स्पेशल केस आ गया है तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो s का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या 2n plus 1 whole into pi by 2 और साथ में n belongs to हम z लिख सकते हैं। ये हमारा एक फैक्टर लेके हम किए। अब हम दूसरा फैक्टर लेके करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। अगर हम दूसरा फैक्टर लेंगे तो sin x minus cos x is equal to 0 और ये क्वेश्चन हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, पहला क्लास में कर चुके हैं कि इसको हम क्या करते हैं sin x is equal to cos x लिखते हैं और इसके बाद हमारा डिवाइड करने के बाद tan x is equal to 1 आ जाता है ना। अब tan x is equal to 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये 1 को अभी tan of some angle लिखना है। tan of part angle it is coming tan of pi by 4, so tan of pi by 4 हो गया। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो गया n pi plus pi by 4 और साथ में n belongs to z। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन में आया और ये भी हमारा सॉल्यूशन में आया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x was that x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to z। ये तो हो गया, साथ में उसको भी हमको लिखना है क्योंकि ये भी सॉल्यूशन के अंडर में आता है। यूनियन x was that x is equal to n pi plus pi by 4 और n belongs to z। So that is how actually I can solve this one। आगे समझ में सबको, yes or no? ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है हमको, 2 sin square x plus sin square 2x is equal to 2। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम कैसे करेंगे। इसको फैक्टराइज तो कर सकते हैं। अगर sin 2x को ब्रेक करेंगे 2 sin x into cos x तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 sin square x into cos square x। तो यहाँ से कॉमन चले जाएगा, लेकिन वो फैक्टराइजेशन से हमको बिल्कुल मिलेगा नहीं, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, राइट हैंड साइड में है क्या 2, तो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो यू हैव टू थिंक सम अदर वे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो अगर हम फैक्टराइजेशन का कांसेप्ट हटाते हैं तो दूसरा मेथड हम क्या बोलते हैं कि उसमें हम कोशिश करते हैं कि सारे को एक ही फॉर्म में ले आए, सारे को x का फॉर्म में ले आए या फिर 2x का फॉर्म में ले आए, इस टाइप में। इस टाइप में करने से हमको कुछ फायदा मिलता है ना। तो वो कैसे आ सकता है, जरा ध्यान देके देखो कैसे करते हैं। ये जो 2 sin square x है, इसमें अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा, 2 sin square x माइनस 1 कर दूंगा, तो ये हमारा cos 2x का फॉर्मूला आ गया। क्योंकि हम पढ़े हैं कि cos 2x का
चार फॉर्मूला है जिसमें से एक फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। ओ गलत कर दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है, सॉरी ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है इतना, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अगर होगा तो उतना आता है, तो ये मैं गलत लिख रहा था। cos 2x का वैल्यू होता है क्या, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो एक काम करते हैं, ये 2 sin स्क्वायर x को उधर ले लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं 1 को, ठीक है। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, cos 2x। तो अगर ये वाला पार्ट cos 2x हो जाएगा तो इसको साइन में क्यों रखेंगे, इसको भी cos में कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। तो इससे हुआ क्या कि ये बन गया हमारा 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू वो हो गया हमारा cos 2x। बस हो गया, सारी चीज cos का फॉर्म में। अब यहाँ पे हम cos कैंसिल नहीं करेंगे। एक तो cos यहाँ पे देखेंगे तो कैंसिल हो पा रहा है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल करने से वी आर लूजिंग सम ऑफ द वैल्यूज। सो अगर हमको कैंसिल नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, तो कैंसिल कब नहीं करते हो, जब हमको वैल्यू निकालना होता है जिसका वो कैंसिल हो जाता है। तो जैसे x का वैल्यू निकालना है तो x का तरफ कैंसिल करने का कोशिश हम नहीं करेंगे। हाँ, डिनोमिनेटर में होगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर से हम कभी भी नहीं कैंसिल करेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हम कैंसिल करेंगे तो वी आर लूजिंग सम ऑफ द वैल्यूज। जैसे हम अगर लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू x, हमको कोई बोला कि भाई इसको सॉल्व करके बता वैल्यू कितना है इसका, तो हम ऐसे ये x को इसके साथ काट देंगे और बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा गलत मेथड हो गया सॉल्व करने का। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 या फिर x का वैल्यू 1। सो यू आर एक्चुअली गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज सैटिस्फाइड। बट इफ वी आर कैंसलिंग व्हाट, x को अगर मैं कैंसिल कर लेता हूं तो उसमें हमको क्या होता है, एक वैल्यू मिस हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, कैंसिल नहीं करना है। तो सर कभी भी नहीं कैंसिल करते हैं क्या, कभी कभी करते हैं, जब वो डिनोमिनेटर में होगा तो 1/x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो अब हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको इसके साथ अभी कैंसिल कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 1/x हो गया, फिर x इज इक्वल टू 1। अब सर अब क्यों कैंसिल करते हैं, उस समय क्यों कैंसिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है तो इसका वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, वहां पे 1/0 का स्क्वायर वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत हो जाएगा, इक्वेशन ही पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर में होगा वेरिएबल तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में होगा तो हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे, बिकॉज इफ वी आर कैंसिलिंग वी आर लूजिंग सम ऑफ द वैल्यूज। चलो अब हमको पता चल गया कैंसिल करना नहीं है, तो व्हाट टू डू, लेट अस टेक ऑल दिस थिंग टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा cos 2x पहले था, यहां से चले गया cos स्क्वायर 2x, तो ये बन गया हमारा 0। तो cos 2x में कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको पता चला कि भाई cos 2x का दो वैल्यू हो गया, cos 2x इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ गया, और एक वैल्यू आ गया cos 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा ये दोनों ही स्पेशल केस में चले गए, cos 2x इज इक्वल टू 0 या फिर cos x इज इक्वल टू 0। तो x क्या होता है, तो इसके जगह में 2x है तो 2x लिख लेंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो इसमें से हमको पता चल गया कि भाई ये x का वैल्यू जो है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 हो गया, और यहाँ पे n बिलोंग टू z होना चाहिए।
अब यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू -1, ये भी हमारा स्पेशल केस है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो हमारा 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई। ओके ना, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई हो गया। तो अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जहां पे कि n बिलोंग्स टू z हो गया। जरा जल्दी से बता दो, क्या समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है क्या, sin स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू 1/4। तो सवाल में जो दिया है उसको हम करेंगे कैसे? देखो यहाँ पे फैक्टराइज तो हो नहीं पा रहा है ना, और सारे का सारा तो x में है। अब हम उस समय बोल रहे थे कोई एक तो x में है, कोई 2x में है, तो उसको 2x में करने का कोशिश करो या फिर x में करने का कोशिश करो सारे का सारे। अब तो OB है पहले से, OB तो नहीं कर सकते, तो फिर अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे क्या? अब हमारे पास एक और रास्ता बचा है क्या? एक चीज और हम कर सकते हैं क्या, सारे को एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में ले आएंगे। एक साइन एक कॉस है तो हमको थोड़ा तकलीफ दे रहा है, तो सारे को साइन में लेके आ जाते हैं या फिर सारे को कॉस में लेके आ जाएंगे, जो हमारे लिए इजियर होगा। यहाँ पे हमको ये साइन स्क्वायर दिया है तो हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आसानी से लिख सकते हैं। मेरे लिए ये काफी आसान है। अगर कॉस एक्स को लिखेंगे साइन एक्स में तो ये फिर रूट अंडर आ जाएगा, तो वो तो चीजें को और कॉम्प्लेक्स कर देगा, तो इसीलिए हम इसको कॉस स्क्वायर में करेंगे। चलो करके देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे। अगर कर लेते हैं कॉस स्क्वायर में तो क्या रास्ता हमको दिखाई देगा, उसके बाद देखते हैं। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। अगर ये 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये सारे को सारे राइट हैंड साइड ले लूंगा तो क्या मिलेगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस नहीं प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 मिलता है, और ऐड करने से मिलता है 4। तो आई कैन सी कि हम अगर इसको 6 और 2 में ब्रेक करेंगे तो 6 इंटू 2 हो गया 12, 6 और माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 12, और 6 और माइनस 2 को ऐड करेंगे तो हो जाता है 4। सो हमारे लिए ये दो वैल्यू हमारा आ गया, 6 और माइनस 2। चलो लिखते हैं। तो ये बन गया हमारा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं 2 cos x, तो हमको मिलता है 2 cos x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो इसमें हमको मिलेगा 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमको 2 cos x प्लस 3 इंटू 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया, इतना मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं। अगर इसको 0 करेंगे तो, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो, अगर हम लोग इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमको cos x का वैल्यू मिल गया -3/2, और -3/2 जो है ना वो हमारा -1 से भी छोटा है। ध्यान में देखो, -3/2 इज लेस देन -1, मतलब ये जो है ना
cos इसका रेंज का अंदर नहीं आया, -1 से 1 का अंदर नहीं आया, मतलब इसमें से हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसमें से हमको नो सॉल्यूशन मतलब ऐसा इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। हम देखे थे, हम पढ़ा दिया था कि कब कब हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कुछ इक्वेशन होता है इसमें से हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ दोज। ठीक है, आगे हमारा दूसरा वाला लेते हैं। इफ 2 cos x -1 = 0, तो 2 cos x = 1 हो गया, cos x = ½ हो गया। अब ये हमारा स्पेशल केस नहीं रहा। cos x = ½ is not a special case, 0, 1, -1 are the special case। अब ½ is not a special case, तो क्या करेंगे फिर? ये हाफ cos का कौन सा एंगल है देख लेंगे। cos मेरे को लगता है 60 डिग्री होता है हाफ, और 60 डिग्री हमारा π/3 आ जाता है। तो फिर हमारा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? therefore x = 2n π ± π/3 और साथ में n belongs to z, ये हमारा आंसर हो गया इसका। आई होप सारे को समझ में आया वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो। sin थीटा, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, sin 4 थीटा, चार तो का सम है और इज इक्वल टू 0 दिया है। ये अच्छी बात है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है ना। अब इसको हम करेंगे कैसे? फिर इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम इसमें प्लस में से इनटू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा 0 है। तो ये एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एडिशन टाइप में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उस पे मल्टीप्लिकेशन टाइप में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला पहले जो आएगा वो देखते हैं। sin c प्लस sin d, फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d/2 into cos c minus d/2, 2 sin c plus d/2 into cos c minus d/2। फिर cos में भी आएगा शायद cos c plus cos t, ये क्या हो जाएगा? 2 cos c plus d/2 into cos c minus d/2। तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये दो फॉर्मूला यूज करके हम क्या करने वाले हैं? इस क्वेश्चन को प्लस टाइप से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन टाइप में कन्वर्ट करेंगे। प्लस टाइप में है अभी, इसको मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ये cos वाला फॉर्मूला हो गया और ये हमारा sin वाला फॉर्मूला, मतलब sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d, ये दोनों का इस्तेमाल होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं ना, sin थीटा, मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर देता हूँ। इवन वाला को एक जगह कर देता हूँ, ऑड वाला को एक जगह करता हूँ। sin 3 थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा, थोड़ा रीअरेंज हो गया खाली, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? अब देखो, पहला ब्रैकेट sin c प्लस sin d, दूसरा ब्रैकेट sin c प्लस sin d। यहाँ पे c का जगह में 3 थीटा है, d का जगह में थीटा है, तो c प्लस d/2 मतलब 2 थीटा हो जाएगा, और c माइनस d/2 मतलब थीटा हो जाएगा। 3 थीटा प्लस थीटा, 4 थीटा/2 दैट विल बी 2 थीटा, और 3 थीटा माइनस थीटा दैट इज 2 थीटा/2 विल बी थीटा। मतलब ये बनेगा हमारा 2 sin 2 थीटा इंटू cos थीटा, प्लस यहाँ पे c का जगह में 4 थीटा है और d का जगह में हमारा थीटा है, नहीं 2 थीटा है,
तो फिर c प्लस d बाई 2 क्या होगा? 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2। तो मिलेगा आपको क्या? 2 साइन 3 थीटा। नहीं, ये दूसरा वाला यूज नहीं हो रहा है। इनटू cos c माइनस d बाई 2 दैट इज कमिंग थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब साइन में ही ये पूरा क्वेश्चन हो जा रहा है सब। चलो आगे, ये दोनों में से कॉमन जाएगा क्या? 2 cos थीटा ब्रैकेट में क्या आ गया? sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। चलो अब हमारा एम है क्या? ये प्लस में है, इसको हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे। यही हमारा एम है, प्लस से इसको इनटू में कन्वर्ट करना। अभी ये इनटू में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर एक प्लस, तो इसको फिर से sin c प्लस sin d लगा लेते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा फिर? ये 2 cos थीटा इंटू 2, ये c बड़ा को c ले लेते हैं, छोटा को d ले लेते हैं, क्योंकि प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे हम प्लस कर सकते हैं। इसको sin c, इसको sin d सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। c प्लस d मतलब 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा बाई 2, c प्लस d बाई 2 5 थीटा बाई 2, 2 sin 5 थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 1। इसमें क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा क्या है? कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट टाइप में। और प्रोडक्ट टाइप में कन्वर्ट होने से हमको फायदा क्या मिलता है कि पहला वाला को 0 कर देंगे, या फिर दूसरा वाला को 0 कर देंगे, या फिर तीसरा वाला। 3 ठो केस हम लेते हैं और तीनों का जो आंसर होगा सबको यूनियन करके डाल देंगे। कैसे यूनियन किया जाता है सबको पता चल जाएगा। हम एक क्वेश्चन में 2-3 मतलब सेकेंड क्वेश्चन में शायद उसको किए थे। चलो, सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये केस आ गया। दूसरा केस cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा केस आ गया। और तीसरा केस हो गया हमारा क्या? sin 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा तीसरा केस। एंड आई कैन सी ये सारे क्योंकि 0 है मतलब सारे स्पेशल केस है। अब याद करो sin थीटा 0 होने से क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। तो ये sin थीटा ही है, थीटा का जगह में जो है उसको लिखेंगे इज इक्वल टू n पाई कर देंगे। देयरफॉर 5 थीटा बाई 2 is equal to n pi. So theta is equal to 2n pi by 5. N belongs to z. Okay, this is one of the solution what we are getting. इसको यूनियन करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन के साथ। cos थीटा by 2 is equal to 0। अब याद करो cos थीटा is equal to 0 होने से सॉल्यूशन क्या होता था? थीटा होता था 2n plus 1 into pi by 2। तो यहाँ पे थीटे के जगह में थीटा बाई 2 है इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2 हो गया ये। अब यहाँ पे 2 को 2 के साथ कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi, और साथ में ये n belongs to z हम लगा देंगे, ये हर जगह हमें लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट हो गया 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to 0। क्या सभी को समझ में आ गया ये सवाल? देखो चार्ट को प्लस था, इस चार्ट को प्लस में से हम उसको क्या किए? इनटू में कन्वर्ट कर दिए। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। ये sin c plus sin d, cos c plus cos d लिखा हूं, कभी कभी sin c minus sin d और cos c minus cos d का भी यूज होगा। अच्छा, इनफैक्ट ये क्वेश्चन में वही है, ये क्वेश्चन में वही है। तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला फिर से। sin c minus sin d का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या बनता है? 2 cos से शुरू होगा ये c plus d by 2 into sin c minus d by 2, और ये cos c minus cos d क्या होता है? -2 sin c plus d by 2 into
साइन c माइनस d बाई 2। अगर माइनस लगाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, और अगर माइनस यहां से नहीं लगाएंगे तो यहां पे d माइनस c बाई 2 करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमको लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये cos c माइनस cos d है और ये sin c माइनस sin d है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया हमारा क्या, 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, 2 माइनस थीटा माइनस थीटा दैट इज थीटा बाई 2। कुछ मिस्टेक कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, जब मैं ये लिख रहा हूं तो कुछ मिस्टेक कर रहा हूं। व्हाट इज इट? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देख के बता मेरे को क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता नहीं है। अगर c माइनस d बाई 2 करना है तो एक माइनस साथ में लगाना है, यहाँ पे माइनस है, तो दैट माइनस जो है ना मैं लिखा नहीं हूं वहां पे, सो दिस माइनस मस्ट बी हियर इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos c प्लस d बाई 2, c हमारा थीटा है, d हमारा 2 थीटा है। मैं अभी उल्टा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो c प्लस d थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज योर 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो हमारा थीटा माइनस 2 थीटा जो कि माइनस थीटा होता है, सो इट इज कमिंग माइनस थीटा बाई 2। चलो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं और ये 2 के साथ 2 को कैंसिल कर लेते हैं, माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो लेट अस राइट दैट, नेक्स्ट स्टेप में सारे कैंसिल करेंगे। 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल और 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा बाई 2 हमारा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हम उसमें से कुछ वैल्यू मिस कर जाएंगे। तो अगर हमको कैंसिल नहीं करना होता है तो हमको क्या करना होता है, सबको एक साइड लेना होता है, एक साइड लाके हम कॉमन लेते हैं। तो लेट अस ब्रिंग ऑल दिस थिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट हमको मिलेगा क्या, sin 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इफ आई टेक साइन थीटा बाई 2 0, साइन थीटा बाई 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया क्या, साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम क्या है कि हम इसको प्लस माइनस को इनटू में कन्वर्ट करेंगे। ये इनटू है इसके साथ ये, लेकिन बीच में एक तो माइनस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे इनटू का टाइप पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ये दोनों एंगल देखो सेम है। अगर एंगल अलग अलग होता तो हम कर लेते, क्योंकि वहां पे एंगल सेम है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कर लेंगे या फिर टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे sin c माइनस sin d यूज करके फिर इसको प्रोडक्ट में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर से आपको दो केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे लिए चीजें आसानी से कैसे सॉल्व होगा वो हम देख के करेंगे, ठीक है। तो चलो तो लिखते हैं sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक केस हो गया।
और हमारा जो दूसरा केस हो गया ना, वो क्या हो गया? दूसरा केस ये हो गया क्या कि sin 3 थीटा बाई 2 sin 3 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये sin थीटा बाई 2 0 मतलब ये स्पेशल केस आ गया। सो हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा हमारा क्या? n पाई, और थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 2n पाई, n बिलोंग टू z, 2n पाई n बिलोंग टू z। इधर क्या होगा? sin 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 2, तो ये बन गया हमारा tan 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 10 पाई बाई 4। अब ये स्पेशल केस नहीं था, इसलिए हमको एंगल में लिखना पड़ा। तो हमारा 3 थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? Therefore 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। साथ में हम n बिलोंग टू z डाल देते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या? थीटा चाहिए, तो थीटा इधर रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 हो गया, प्लस ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई 6 हो गया, n बिलोंग टू z। सारे को समझ में आ गया सवाल? ये सुन लो। m हमारा क्या था? प्लस माइनस से इनटू 10 में कन्वर्ट करना, लेकिन sin c माइनस cos c अगर होगा तो उसमें नहीं करेंगे। sin c माइनस cos c को हम आराम से कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है? cos 2x प्लस cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। किसी को आइडिया है क्या इसको हम क्या कर सकते हैं? कैन समवन टेल मी व्हाट टू डू? इसको अगर मैं इनटू में कन्वर्ट कर दूंगा ना तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो 2 है, 2 हमको फंसा देगा। और क्या कर सकता हूं? अब दोनों 2x और x में है, अलग अलग में है, लेकिन दोनों cos में है, तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे करेंगे ताकि हमको फैक्टराइजेशन करने का मौका मिलेगा? तो हम ऐसा करेंगे कि हमको cos 2x को x में कन्वर्ट कर देना है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बना हमारा 2 cos स्क्वायर x प्लस ये बन गया हमारा cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में? अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा? -6 और ऐड करने से 1 आता है। तो मेरे को लगता है 3 cos x और -2 cos x करने से हो जाएगा। समझा? तो ब्रेक करूंगा क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 3 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 2 cos x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ गया cos x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ गया cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, और दोनों में से हम cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको यूज करूंगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से मैं cos x का वैल्यू निकाल लिया 1। और अगर मैं दूसरा वाला यूज करूंगा 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या
2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मेरे को cos x का वैल्यू मिला -3/2। हम ये cos x का वैल्यू -3/2 देख रहे हैं, तो हमको क्या पता चला कि भाई ये -1 से 1 के अंदर तो नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू -1, 1। तो ये -1 से 1 तक नहीं है, इसका मतलब इसमें से हमको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, नो सॉल्यूशन। इसमें से हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। cos x is equal to 1 is a special case। cos x is equal to 1 is a special case, जिसको वैल्यू निकलता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई में। Therefore x is equal to 2n पाई। इसका सॉल्यूशन हो गया, x का वैल्यू कब 2n पाई होगा, तो इसका आंसर 0 होगा, मतलब ये इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा। Got it all of you? चलो अगला सवाल देखो। ये सवाल दिखाई दे रहा थोड़ा डिफिकल्ट, आया भी था आईआईटी में, आया था किस साल। डिफिकल्ट दिखाई दे रहा, लेकिन ये सॉल्व में काफी आसानी से हो जाएगा अगर हम ये cos 2 थीटा को ब्रेक कर देंगे, फिर से वही 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होता है। तो इसको लिख देता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मिला, आराम से मल्टीप्लाई करता हूं। पहले √2 को मल्टीप्लाई कर लूंगा दोनों के साथ, तो बन जाएगा क्या, √2 cos थीटा -1, फिर के +1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों के साथ, प्लस 1 इंटू cos थीटा, मतलब प्लस cos थीटा -1/√2। ये हमारा बन गया। और ये बनते ही हमारा दिखाई दे रहा है हमको कि ये जो -1 है, ये -1 दोनों तरफ से कैंसिल होंगे। बाकी जितने सारे चीज है ना, सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -√2 cos थीटा प्लस cos थीटा -1/√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बाकी सब चीज हमको ढंग से लग रहा है। ये जो 1/√2 है ना, ये थोड़ा हमको दिक्कत दिला रहा है। तो ये √2 को नीचे से हटा देते हैं, है ना। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे या फिर √2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं √2 मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा, 2√2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा प्लस √2 cos थीटा -1, सॉरी √2 इज 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या किए, मल्टीप्लाइंग √2 बोथ साइड्स। √2 को हम क्या किए कि दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए, √2 हमारा दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन चल जाएगा क्या, 2 cos थीटा, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं 2 cos थीटा, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, √2 cos थीटा -1 प्लस ये दोनों में से कॉमन हमारा 1 हो गया, ब्रैकेट में बच जाएगा क्या, √2 cos थीटा -1। यू कैन सी कितना आसान हो गया, दिखाई दे रहा तो काफी डिफिकल्ट, लेकिन काफी आसान हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन आ गया हमारा √2 cos थीटा -1 इंटू ये हो गया हमारा 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर्स का फॉर्म में आ चुका है, 0 नहीं हो रहा है, तो फैक्टर का फॉर्म में आ चुका है दोनों, राइट हैंड साइड में 0 है, तो फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 और सेकंड फैक्टर विल बी 0। इनमें से cos थीटा का वैल्यू आसानी से निकल जा रहा है। लेट अस सी व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग। अगर यहां से मैं देखूं √2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, तो यहां से हमको cos थीटा का वैल्यू मिला कितना, 1/√2। तो जो कि हमारा स्पेशल केस नहीं है,
क्योंकि स्पेशल केस नहीं है तो हमको करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरा वाला हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा का वैल्यू -1/2 आया। अब ये -1/2 आ गया यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है। चलो उधर आने दो, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक करते हैं। ये स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, और सॉरी क्या बोलते हैं, स्पेशल केस तो है नहीं, तो इसका मतलब हमको cos थीटा इज इक्वल टू ये cos का कोई एंगल लिखना पड़ेगा। और हमको पता चल रहा है कि ये cos का कितना एंगल है, पाई बाय cos कितना डिग्री होता है, 1/√2 पाई बाय 4। देयरफॉर हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 n बिलोंग टू z। ये तो हमको हमेशा के लिए याद रखना है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होने से थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। चलो ये साइड हो गया। ये साइड में हमारा क्या है, cos ऑफ कितना एंगल हमको लेना है। हमको अगर साइन देता, यहाँ पे साइन होता या फिर यहाँ पे tan होता, साइन या tan, ये दोनों केस में हम क्या करते बताओ, इसका पॉजिटिव एंगल कौन सा एंगल के लिए निकलता है देख लेते हैं, उसका सामने माइनस बैठा देते हैं। लेकिन cos का केस में वो नहीं करेंगे। cos का केस में हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाके एंगल देखना पड़ेगा। तो मैं बता चुका हूं क्या करना है cos का केस में। पॉजिटिव एंगल कौन सा है देख लो, पाई माइनस उतना कर लो, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। और cos हाफ जो होता है 60 डिग्री के लिए होता है, पाई माइनस 60 डिग्री मतलब पाई माइनस पाई बाय 3, इट इज कमिंग 2 पाई बाय 3। तो हम लिख सकते हैं cos ये 2 पाई बाय 3। तो इसमें से हमको पता चल गया कि भाई ये थीटा का वैल्यू जो है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 आ गया ना सबको समझ में, ये सुन लो। अगला सवाल देखो। अरे यार वो सवाल कहां गया, क्या ये पेज जोड़ गया, इसको क्या डिलीट मार दिया कुछ। चलो ठीक है, ये सवाल करते हैं। फैक्टराइजेशन का ऊपर फिर से ये है 3 cos स्क्वायर x माइनस 2√3 sin x into cos x माइनस 3 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये सवाल कोई दिखाई दे रहा काफी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन काफी इजी है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos स्क्वायर x और 3 sin स्क्वायर x होता है माइनस 9 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। इसको हमको तोड़ना पड़ेगा ताकि ऐड करने से माइनस 2√3 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा। एंड आई थिंक इट इज माइनस 3√3 और √3, ये दोनों करने से ये हो जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3 cos स्क्वायर x माइनस 3√3 sin x into cos x प्लस √3 sin x into cos x माइनस 3 sin स्क्वायर x is equal to 0। 3 sin स्क्वायर x is equal to 0। अब हम ये पहला दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं और सेकंड दो में से भी कुछ कॉमन ले लेते हैं। पहला दो में से क्या कॉमन, जरा जरा देख के बताओगे। cos x यहाँ पे भी है, cos x यहाँ पे भी है, तो cos x कॉमन जाना चाहिए। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 भी कॉमन जाना चाहिए। मतलब 3 cos x कॉमन चले गया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, cos x माइनस √3 sin x प्लस
ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? sin x इधर भी है, sin x इधर भी है, मतलब sin x कॉमन जाएगा। और क्या जाएगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है। 3 में तो √3 का स्क्वायर होता है, मतलब √3 है, तो √3 sin x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया हमारा cos x माइनस √3 sin x इज इक्वल टू 0। हो गया? तो ये बन गया हमारा cos x माइनस √3 sin x इंटू 3 cos x प्लस √3 sin x इक्वल्स टू 0। चलो, अब ये फैक्टर का फॉर्म में आ चुका है, दो फैक्टर, और ये साइन और कॉस में है, तो हम एक को अगर दूसरी तरफ ले लेंगे, दोनों x में है, अच्छी बात है कि दोनों x में है। अगर x में नहीं होता तो हमको फिर कुछ और सोचना पड़ता है। x में है तो आराम से हम कर सकते हैं, एक को उधर ले लेंगे, फिर लाके डिवाइड कर देंगे, tan हो जाएगा। तो करते हैं अभी cos x माइनस √3 sin x इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारा cos x इज इक्वल टू √3 sin x हो गया। तो फिर हमारा यहाँ पे 1/√3 हो गया, इधर हो गया sin x by cos x। हम tan में करेंगे, cot में नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि cot में हम जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं sin में, cos में और tan में, तो tan में करेंगे। तो ये हो गया हमारा tan x इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 का मतलब हो गया कि tan of π/6, सॉरी हाँ π/6 है। तो फिर हमारा x का वैल्यू हो जाएगा n π प्लस π/6, और n बिलोंग्स टू z है। सभी को समझ में आ गया पहला वाला पार्ट? यस और नो? Now let us come to the next one. Next क्या बोला है? 3 cos x plus √3 sin x is equal to 0। तो फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, √3 sin x को इधर रख लेते हैं, is equal to -3 cos x हो गया। ओके, तो sin x by cos x tan x हो गया, tan x is equal to -3/√3, इसका मतलब -√3 हो गया। क्या हो गया? -√3। अब ये जैसे ही माइनस आया ना, तो हमको tan में खोजना है उसका पॉजिटिव एंगल, सामने माइनस बैठा देना है। तो हम लिख सकते हैं tan of -π/3, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है हमारा √3। आया समझ में सबको? तो फिर यहां से हमको x का वैल्यू मिल गया क्या? n π माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z, ये हमको मिल गया। क्लियर ना? अब ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे कैसे? एक यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ गया इसमें, क्या कि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, 2 है। राइट हैंड साइड में जो है ना 0 नहीं है, 2 है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दिलाएगा। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 0 था, अभी राइट हैंड साइड में कितना है? 2 है, तो थोड़ा प्रॉब्लम वो दिलाएगा। मैं उसको 0 करना चाहता हूं, क्या करूंगा? तो ये जो 2 है ना, 2 को क्या लिख दूंगा? 2 sin² x प्लस 2 cos² x, है ना। 2 को लिख दूंगा 2 sin² x प्लस 2 cos² x। तो फिर सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या फायदा होगा? पिछला क्वेश्चन जैसा बन जाएगा।
फिर हम फैक्टराइज करेंगे। आगे समझ में? सो लेट अस स्टार्ट नाउ। लिखते हैं 3 sin square x minus 3 sin square x minus 5 sin x into cos x plus 8 cos square x is equal to 2 दिया है तो it will be 2 sin square x plus 2 cos square x, 2 sin square x plus 2 cos square x। चलो अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे था 3 sin square x, 2 sin square x माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा sin square x माइनस 5 sin x into cos x प्लस यहाँ पे था 8 cos square x माइनस 2 cos square x मतलब 6 cos square x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा अभी 0 हो गया, अच्छी बात हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 into 6 6 हो रहा है, बीच में -5 है तो -2 और -3 कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। sin square x minus 2 sin x into cos x minus 3 sin x into cos x plus 6 cos square x is equal to 0। बोलो रे, समझ में आया सबको? अब हम फर्स्ट दो में से कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है? sin x है ना कॉमन, फर्स्ट और सेकंड में से। तो अगर मैं sin x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा sin x minus 2 cos x। और ये देखो तो थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है? माइनस तो कॉमन है, cos x है, और साथ में 3 और 6 है। 3 और 6 है तो मतलब 3 ले सकते हैं तो -3 cos x कॉमन, तो ब्रैकेट में sin x minus 2 cos x फिर से आ गया इज इक्वल टू 0। तो दैट ऑन सिंप्लीफिकेशन इज ना, अगर और कॉमन लेंगे अभी ये दोनों में से तो आ जाएगा sin x minus 2 cos x into sin x minus 3 cos x is equal to 0। चलो अब हमारा काम बन गया, हम अभी फैक्टराइजेशन करने का स्थिति में आ गए। अब हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस वक्त सॉरी फैक्टराइजेशन हो चुका ऑलरेडी, मतलब हम अभी दो फैक्टर अलग अलग लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमको नया चीज सीखने को मिलेगा जो पहले हम सीख चुके एक बार एक्चुअली, अभी फिर से हम उसको अप्लाई करेंगे। sin x minus 2 cos x is equal to 0 हो गया, तो sin x is equal to 2 cos x हो गया, तो tan x is equal to 2 हो गया। चलो ये एक साइड हो गया। अब दूसरा साइड देखते हैं। दूसरा साइड हमको क्या बोलता है? sin x minus 3 cos x is equal to 0, sin x is equal to 3 cos x, tan x is equal to 3। अब ये आ गया। अब बात है क्या कि हम या तो स्पेशल केस लेते हैं, अगर स्पेशल केस नहीं है तो फिर हम कोई एंगल लिखते हैं उसके लिए, और जहां जहां सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो नहीं निकलेगा। अब ये केस में है क्या? tan x is equal to 2, ये तो हमारा स्पेशल केस है नहीं, एंगल निकालेंगे। लेकिन हमको जो पता है स्टैंडर्ड एंगल के लिए tan का 0, 30, 45, 60, 90, 120 ये सब, उसमें से तो ये आता नहीं, तो फिर हम एंगल निकाल नहीं सकते।
उस केस पे हम क्या करेंगे, खाली इतना जानना है हमको कि ये पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल है तो सॉल्यूशन है, अगर पॉसिबल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। sin s का वैल्यू -1 से 1 तक आता है, इसलिए उसका अंदर में अगर कोई चीज नहीं आया तो हम बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। cos s का भी वही आता है, लेकिन tan s का वैल्यू ना पूरा का पूरा आता है, रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है। मतलब tan x = 2 इज ए पॉसिबल वैल्यू, नॉट ए स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू नहीं निकला, बट सम एंगल विल गेट इफ विल यूज टेबल फॉर tan, इफ विल यूज कैलकुलेटर तो उस पे हमको मिल जाएगा tan का कौन सा एंगल के लिए वैल्यू होता है 2। बट हमको तो पता नहीं है ना, तो हम कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट विल यू डू नाउ, हम लिखेंगे = tan अल्फा। वो अल्फा हमको पता नहीं है, बट आई विल राइट लाइक दिस, therefore x = n pi plus alpha, n pi plus alpha, n belongs to z। सर ये अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा के बारे में कुछ हम ऐसा लिखेंगे, अल्फा = tan इनवर्स 2। हम इतना ही लिखेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, हम इतना ही लिखेंगे। क्या एंगल है हम उसमें जानना नहीं चाहते, हम इतना लिखेंगे, हमको इतना ही लिखना है। तो हमको अगर हमारा ये क्या बोलते हैं उसका ऑप्शन में दिया होगा ABCD तो उसमें होगा, we need not worry about that। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, नो सॉल्यूशन। जो नहीं हो सकता वैल्यू उसके लिए हम लिखेंगे। साइन कॉस के लिए -1 से 1 के अंदर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे नहीं है। अगर tan² x = -5 आया तो नहीं हो सकता, तो भी हम लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे फिर 3, अगेन स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो tan बीटा कर देंगे, सेम एंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा लिखे तो यहाँ पे बीटा लिखेंगे। तो x = हो गया हमारा n pi प्लस बीटा, n बिलोंग्स टू z है, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स 3। जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब है कि इक्वेशन में जो वैल्यू दिया वो एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है, वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन। हम जानते नहीं क्या है, बट वी हैव टू राइट इट दिस वे। एनीवे, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये एक सवाल एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो 4 cos x cos 2x cos 3x, मतलब ये फैक्टर का फॉर्म में ही दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, क्या राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। अगर 0 होता तो मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कुछ करके ये जो 1 है इसको हटाना पड़ेगा हमको, राइट हैंड साइड में 0 लाना पड़ेगा, और साथ ही ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलो देखो। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूला सब का इस्तेमाल करूंगा। 2 cos c into cos d is equal to cos c plus d plus cos c minus d। और क्या इस्तेमाल करूंगा, 1 प्लस, चलो वो आएगा तो उसको बताऊंगा, फिलहाल हम इसको लिखते हैं। 2 cos c into cos d is equal to cos c plus d plus cos c minus d। इसका इस्तेमाल करूंगा, देखते हैं। 2 into cos 2x, चलो 2 into cos 2x लिखा हूं, तो जो छूट गया उसको फिर अलग से लिखते हैं।
और क्या छूट गया देखते हैं। 2 cos 3x इंटू cos x इज इक्वल टू 1, ये छूट गया था हमारा। अब देखते हैं कि ये और ये दोनों सेम है कि नहीं। भाई ये 2 और 2 है, इंटू हो गया 4 तो है, cos x यहाँ पे है, cos 2x यहाँ पे है, cos 3x यहाँ पे है, इंटू का फॉर्म में अभी भी है, मतलब सेम चीज है। हम थोड़ा इसको रीअरेंज कर रहे हैं, सजा रहे हैं, ताकि हमको जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए। 2 cos 2x यहाँ पे मैं रहने देता हूं, इसको क्या करूंगा 2 cos 3 cos d में अप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस t मतलब cos 3x प्लस x 4x हो गया, प्लस cos 3x माइनस x 2x हो गया इज इक्वल टू 1। आई होप सारे को समझ में आ गया ये वाला पार्ट, आ गया ना। अब हम अप्लाई करेंगे अगला क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये जो होता है ना ये हमारा cos 2x होगा। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल अभी होगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। चलो देखते हैं उसका यूज कैसे होगा। इसको मैं अभी मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 cos 2x इंटू cos 4x प्लस 2 cos 2x और cos 2x बन गया 2 cos स्क्वायर 2x, और ये 1 को मैं इधर ले आया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस ब्रैकेट का ऊपर ध्यान दूं, इस ब्रैकेट का ऊपर मैं ध्यान दूं तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जैसा है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सर आप x पढ़ रहे हो, यहाँ पे 2x है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 ये इस टाइप का तो है। तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है ना तो उसको cos 2x लिख लो, मतलब ये एंगल जो भी देख रहे हो उसका डबल कर लो। तो यहां पे मैं ये जगह पे 2x देख रहा हूं तो इसका डबल कर दूंगा तो 4x हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0, और इधर एज इट इज रहने दूंगा 2 cos 2x इंटू cos 4x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। फाइन, ये हो गया। चलो अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं तो हमारा काम बन गया। cos 4x कॉमन, ब्रैकेट में 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट को 0 कर देंगे, ये वाला पार्ट को 0 कर देंगे। cos 4x इज इक्वल टू 0, ये एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर cos 4x 0 हो गया, ये तो स्पेशल केस हो गया। cos 4x is equal to 0 is a special case। तो cos x is equal to 0 होने से x क्या होता है 2n plus 1 into pi by 2। तो यहां पे हो जाएगा 4x is equal to 2n plus 1 into pi by 2। So what is x then 2n plus 1 into pi by 8 and n belongs to z हो गया हमारा। तो इस साइड वाला बात हो गया। अगले साइड cos 2x is equal to minus 1 by 2। अच्छा, ये minus 1 by 2 हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, हम थोड़ा देर पहले तो इसको निकाल लेते हैं। cos 2 pi by 3, cos 2 pi by 3। ये हमारा स्पेशल केस नहीं था, जनरल केस था, तो हम निकाल दिए। फिर इसमें से हमको मिल जाएगा 2s का वैल्यू 2n pi
प्लस माइनस 2π/3 और साथ में क्या हो गया n बिलोंग्स टू z। तो योर x वैल्यू इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। बोलो सबको समझ में आ गया सवाल? ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या अगला टाइप है ना? क्वेश्चन का टाइप क्या है? ये टाइप क्वेश्चन हमारा है। क्या है टाइप? a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू c। क्या है? a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू c। मतलब इसमें भी थीटा होगा, इसमें भी थीटा होगा, इसमें a और इसमें b होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में जीरो होता था, जीरो होने से हम tan थीटा कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे c है और c का वैल्यू ना माइनस रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंदर आना चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं आया तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इस रेंज में आएगा तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरा फॉर्म में दिया जा सकता है। दूसरा फॉर्म में कैसे दिया जा सकता है? a sec थीटा प्लस माइनस b tan थीटा इज इक्वल टू c। a sec थीटा प्लस माइनस b tan थीटा इज इक्वल टू c। कैसे वो पहला टाइप पे कैसे है? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे और साइन और कॉस को एक साइड लाओगे तो बन जाएगा। या फिर होता है क्या a कोसेक थीटा प्लस माइनस b cot थीटा इज इक्वल टू c। a कोसेक थीटा प्लस माइनस b cot थीटा इज इक्वल टू c। तो ये तीनों जो है ना वो सेम कैटेगरी है, a sin थीटा प्लस b cot। वो मेन यही है, मेन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। लेकिन अगर sec और tan में रह गया या फिर cosec cot में रह गया तो भी वो उस टाइप में आ जाता है, अगर हम उसको sin cos में कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन में प्रोसीजर क्या है? पहले तो चेक कर लेना है कि माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर से प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर के अंदर आया नहीं। आ गया तो क्या करेंगे? तो पहला काम क्या हो गया? 1 बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे। इस फॉर्म में आने का बाद, ये फॉर्म में आने का बाद है ना, इसके पहले नहीं, ये फॉर्म में आ गया उसके बाद हम ऐसे करेंगे। कौन सा फॉर्म में आ गया? ये फॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे? रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाय दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा बोल लो कि रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसको साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा जो आएगा, या फिर कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हमारा काम बनेगा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन cos x प्लस रूट 3 sin x इज इक्वल टू रूट 2। cos x प्लस रूट 3 sin x इज इक्वल टू रूट 2। ऑल कैन सी हियर कि यहाँ पे a का जगह में रूट 3 है, b का जगह में 1 है। अगर मैं एग्जैक्टली उसके साथ कंपेयर करूँ तो ऐसे cos sin आगे पीछे होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी a इसको भी b सोच लो, चलेगा। तो 1 और रूट 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर होता है 2। यहां पे देखो a का जगह में है कितना? a के जगह में है कितना? 1। a के जगह में 1 है, b का जगह में हमारा रूट 3 है। क्योंकि a का जगह में 1 है और b का जगह में रूट 3 है, तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर जो है ना ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 3 का रूट ओवर, दैट इज कमिंग 2। ओके, तो जो 2 का अंदर हमारा आना चाहिए, -2 से 2 का अंदर आना चाहिए, रूट 2 उसका अंदर में है, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम सॉल्व कैसे करेंगे? cos x प्लस रूट 3 sin x इज इक्वल टू रूट 2।
हमारा पहला काम क्या बोला है कि दोनों साइड में डिवाइड कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर लो 1/2 मतलब। तो 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस √3/2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू √2 हो गया। अब बोला है कि इसको या तो साइन में कन्वर्ट करो या फिर कॉस में कन्वर्ट करो। हमेशा कोशिश करना कॉस में कन्वर्ट करने का बेटर रहता है, क्योंकि साइन का जनरल फॉर्म में होता है क्या, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा या फिर अल्फा। तो लेकिन कॉस का अच्छा होता है, तो कॉस में ही कन्वर्ट करने का कोशिश करो। कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे मतलब कॉस a प्लस b हो या कॉस a माइनस b हो, दोनों में कॉस a इंटू कॉस b आता है एक बार, साइन a इंटू साइन b आता है एक बार। तो इसको भी cos a इंटू कॉस b और sin a इंटू साइन b में कन्वर्ट करते हैं। तो बनेगा क्या फिर ये cos x इंटू cos π/3 प्लस sin x इंटू sin π/3 इज इक्वल टू, इधर हमारा आ गया क्या 1/√2। तो ये बन गया हमारा cos x माइनस π/3 इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा cos π/4। अब हमारे लिए चीजें आसान हो गया। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा या फिर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो फिर हमारा थीटा क्या होता है, cos के लिए याद करोगे जनरल फॉर्मूला क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस π/4। साथ में ये n बिलोंग टू z लिख लेंगे। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, एक्चुअली सॉल्व करने के लिए बोला, मतलब x बोल रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/3 n बिलोंग टू z। आई थिंक सबको समझ में आया सवाल। साइन में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है इसको। अगर साइन में कन्वर्ट करना होता तो ये फिर साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b। तो एक कॉस है तो एक साइन लिखना पड़ता। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेक और टेन में है ये क्वेश्चन, इधर सेक और टेन में है, उधर हमारा क्या है कांस्टेंट है। और ये देख रहा हूं मैं क्या √2 और ये 1 है ना, √2 और 1 है। तो नहीं अभी तक तो आया नहीं साइन उस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में लाने दो फिर देखेंगे। तो ये बन गया हमारा √2 इंटू 1/cos x प्लस sin x by cos x इज इक्वल टू 1। तो √2 प्लस sin x इज इक्वल टू cos x। तो ये हमारा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2 बन गया। cos x माइनस sin x √2 बन गया। तो a1 b1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर √2 तो है √2, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज पॉसिबल है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइड कर देंगे। a यहाँ पे 1 है, b भी यहाँ पे 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर अगर हम बात करेंगे तो 1 प्लस 1 का रूट ओवर, तो दैट इज 2 का रूट ओवर √2 है। तो √2 दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 1/√2 इंटू cos x माइनस 1/√2 इंटू sin x इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, cos पे कन्वर्ट कर लेते हैं। cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है। तो हम लिखते हैं cos x इंटू cos π/4 माइनस sin x इंटू sin π/4 इज इक्वल टू, वहां पे तो 1 हो गया। अब यहां बन रहा है cos x प्लस π/4 इज इक्वल टू 1
तो ये तो हमारा स्पेशल केस आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू 1 इज द स्पेशल केस, यूज कर लेंगे। तो x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग टू z। तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 n बिलोंग टू z। आई होप सारे को समझ में आ गया सवाल भी। आसान था ना। अब ये एक सवाल है, देखो इसमें जेई का सवाल था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए नहीं होगा के होगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस वन हैज सॉल्यूशन। के का कितना तो इंटीग्रल वैल्यू होगा ताकि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब सारे ये क्वेश्चन में मार्क करो 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू k प्लस 1 दिया है। हम अगर 3 sin x प्लस 4 cos x को c सोच ले तो हम ऐसे टाइप का इक्वेशन में सॉल्यूशन पढ़े कि अगर a sin और b cos है इज इक्वल टू c है तो c का वैल्यू आना चाहिए क्या, माइनस ऑफ रूट अंडर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस ऑफ रूट अंडर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में। तो अब यह सवाल जो हम देख रहे हैं, a का जगह में मैं देख रहा हूं 3 और b का जगह में देख रहा हूं 4। तो यहां पे a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू जो है ना b इज इक्वल टू 4 है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 16 और अगर मैं इसका रूटेबल ले लूं तो इट इज गिविंग मी 5। Therefore c belongs to -5, Are you getting my point? c का वैल्यू -5 से 5 के अंदर होना चाहिए। अब ये c का जगह में जो भी है उसी का वैल्यू -5 से 5 के अंदर हो जाएगा। c का जगह में क्या है k प्लस 1। सो k प्लस 1 belongs to -5, लेकिन हमको तो k का वैल्यू चाहिए तो ये +1 हटा देते हैं। +1 हटाएंगे कैसे, माइनस करने के बाद हटेगा। चलिए इसको थोड़ा लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, -5 लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5। हमको बोला है कि भाई k का वैल्यू बताओ कितना तो इंटीजर हो सकता है, तो k प्लस 1 नहीं k चाहिए तो ये 1 को हटा देते हैं। 1 को कैसे हटाएंगे, तो 1 माइनस कर देते हैं थ्रू आउट, तो -6 हो गया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू k हो गया, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। मतलब -6 से लेकर 4 का अंदर, -6 से लेकर 4 का अंदर हमको खोजना है कि भाई कितना तो इंटीजर है उसमें। -6 से 4 का अंदर हाउ मेनी इंटीजर्स आई एम गोइंग टू गेट। चलो मैं यहां पे लिखता हूं -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4। तो हम कितना तो इंटीजर मिल गया मेरे को, देखते हैं। -5 नहीं -6 है, -6 -5 -4 -3 ओके, -2 -1 0 -1 0 1 2 3 4 गिनती करेंगे तो कितना तो इंटीजर मिला मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब k का कितना का वैल्यू आना चाहिए, 11 वैल्यूज शुड बी देयर।
k शुड हैव 11 वैल्यू, मतलब k का 11 वैल्यू है जिसके लिए इसका सॉल्यूशन है। क्या सबको समझ में आया? ये सुनो, हो गया? चलो अब देखो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, अलजेब्रा में तो पढ़ा होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब दो इक्वेशन या दो से ज्यादा इक्वेशन एक साथ दे देगा और हमको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा जो कि सबको सेटिस्फाई करे। जैसे x + y = 2, 2x - 3y = 5, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसे ही x और y का वैल्यू, ऐसे ही यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है जो कि दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हमको यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, sin थीटा = n एक इक्वेशन है ना, और एक इक्वेशन कौन सा है, tan थीटा = n। मैं एग्जांपल का हिसाब से लिया हूं, कुछ और भी हो सकता है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि sin थीटा m है, tan थीटा n है, तो दोनों को अगर एक साथ हमको सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके अगर हमको सॉल्व करना है, तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। 0 से 2 पाई का अंदर, मतलब 0 से 360 का अंदर एक ऐसा एंगल खोजेंगे जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा एंगल खोजोगे जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। अगर वो एंगल अल्फा है, if the angle is alpha, then the general solution क्या हो गया, theta = 2n pi plus alpha। थीटा = 2n pi plus alpha, मतलब सबसे पहला खोजना है क्या, वो एंगल जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। उसके बाद हमारा जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा = 2n pi plus alpha। चलो एक सवाल करते हैं तो समझ में आएगा। बोला है कि cos थीटा = -1/√2, tan थीटा = 1, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल, सॉल्व करने के लिए बोला है। चलो मैं बताता हूं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। cos थीटा = -1/√2। अब जरा सोच के बताओ कि थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है। cos थीटा माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस होता है cos, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, फोर्थ में नहीं होता है। मतलब थीटा जो है ना, क्वाड्रेंट 2 का एंगल है और क्वाड्रेंट 3 का एंगल है। अब तक हमको पता नहीं कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, बट क्वाड्रेंट 2 या 3 का है। अब हम दूसरा लेते हैं, tan थीटा = 1 पॉजिटिव एंगल है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो tan थीटा पॉजिटिव कहां होता है लिख लेते हैं। थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3। तो हमको पता चल गया कि भाई जो थीटा है क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए, क्योंकि कॉमन होना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। वो क्वाड्रेंट में, सॉरी वो क्वाड्रेंट जो दोनों के लिए है, तो वो हमारा मतलब अल्फा का एंगल वही होना चाहिए। Therefore थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्वाड्रेंट 3 का होना चाहिए। फिर क्वाड्रेंट 3 का कौन सा एंगल है? tan थीटा, tan के लो या cos के लो, कोई किसी का भी लो चलता है। tan थीटा = 1। मैं बताया था सबको कि अगर हमारा tan थीटा = tan अल्फा होता है, tan थीटा = tan अल्फा होता है, π/4, tan π/4 हो रहा है, तो
तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू दो होता है, एक होता है क्या अल्फा और एक होता है क्या पाई प्लस अल्फा। मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या पाई बाय 4 और पाई प्लस पाई बाय 4। अब हमको क्या करना है ना, डिसाइड करना है कि कौन सा एंगल में चूज करूंगा, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। अब कैसे चूज करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता रखा हूं, यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा हूं कि थीटा का वैल्यू क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए। थीटा का वैल्यू जो है ना वो क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए। फिलहाल हमारा ये जो दो ठो एंगल दिखाई दे रहा है उसमें क्वाड्रेंट 3 वाला कौन सा एंगल है देख लेते हैं। पाई बाय 4 तो नहीं है, 5 पाई बाय 4 है। ऑलराइट, तो हम लिखेंगे as theta belongs to quadrant 3 implies theta is equal to 5 pi by 4. Okay, therefore general solution क्या हो जाएगा, theta is equal to 2n pi plus 5 pi by 4, n belongs to z. So this is what we are doing. जब हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? हम और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अगर डाउट होगा तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और tan थीटा इज इक्वल टू -1। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, tan थीटा इज इक्वल टू -1। यहां से हमको पता चला कि थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4, और यहां से हमको पता चला कि थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और tan थीटा नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये दोनों में से हमको पता चल गया कि थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, थीटा जो है क्वाड्रेंट 4 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम पॉजिटिव वाला देखेंगे, नेगेटिव वाला नहीं देखेंगे, पॉजिटिव वाला देखेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहां से हमको पता चला कि 1/√2 cos का π/4 होता है, cos π/4। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, मैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, दो प्रिंसिपल वैल्यू आता है cos के लिए, एक आता है अल्फा और एक आता है 2π - अल्फा। थीटा का वैल्यू हो गया π/4 और 2π - π/4। जब हम 2π - π/4 करेंगे सो वी आर गेटिंग 7π/4। क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है तो हमारा ये वैल्यू लेना पड़ेगा हमको। सो थीटा इज इक्वल टू 7π/4 as थीटा इज इक्वल टू 7π/4 as क्या, as थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4। तो ये हमको पता चल गया कि थीटा क्वाड्रेंट 4 में था, इसीलिए हम 7π/4 लेंगे। तो अभी हमारा जनरल सॉल्यूशन भी निकल के आ गया। जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 7π/4, n बिलोंग्स टू z। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा का वैल्यू दिया है हमको 1/√3 और sin थीटा का वैल्यू दिया है -½ तो tan थीटा 1/√3 का मतलब थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3। sin थीटा नेगेटिव है मतलब थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा दोनों में थीटा उसी को बिलोंग्स टू करेगा। तो ये दोनों में से हमको पता चला कि कॉमन क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 3 है तो थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3, थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3 हो गया। अब हमको क्वाड्रेंट 3 में एक एंगल निकालना है कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, फिर हमको 2n पाई जोड़ देना है। तो हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेके करेंगे, आसान होगा मेरे लिए। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 10π/6
अब tan के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या क्या होता है, अल्फा और पाई प्लस अल्फा। सो थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा जो प्रिंसिपल वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और पाई प्लस पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6। ये थीटा का दो वैल्यू आता है। क्लियर है? आगे समझ में सबको? तो हमको लेना है कौन सा क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, मतलब 7 पाई बाय 6 लेना है। as theta is equal to, as theta belongs to quadrant 3, so theta is equal to 7 पाई बाय 6। तो जनरल सॉल्यूशन जो है हमारा निकल के आ गया। जनरल सॉल्यूशन is theta is equal to 2n pi plus 7 pi by 6, n belongs to z। सबको समझ में आया? क्लियर? ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, है ना। विद दैट ऑल्सो वी आर कंप्लीटिंग दैट व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन।